न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद और लंदन तीनों जगहों पर हमारे संवाददाता हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। और 7 RCR पे अमिताभ हैं, एयरपोर्ट पे बालकृष्ण है, वहाँ भी चलेंगे। लेकिन सिलसिला चूंकि यहीं से शुरू हो रहा है तो यहीं से बात शुरू की जाए। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन में भाषण देना है, उसके बाद वाशिंगटन में बायलैटरल टॉक्स होनी है। ओबामा और नरेंद्र मोदी अकेले भी मिलेंगे, बातचीत वहाँ पर भी होगी। और इस सिलसिले के बीच में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सिर्फ न्यूयॉर्क में रहेंगी साथ, वाशिंगटन में वो साथ नहीं रहेंगी। तमाम विशेषज्ञ राय निकल कर आई है। हम चर्चा अब इस मंच को हम खुला कर रहे हैं। मंच खुले का मतलब यह है कि अब जब हम बातचीत करेंगे, किसी दूसरे को लगता है कि वो सही नहीं है तो वो काउंटर भी कर सकता है। केसी सिंह साहब, एक बात निकल कर ये आई कि ये एक बिजनेस ट्रिप भी है और एज ए CEO प्राइम मिनिस्टर मूव कर रहे हैं। ऐसे में डिफेंसिव एस्पेक्ट हो या जो सामरिक महत्व की चीज़ें होती है वो इस बार कम लग रही है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, सारा होगा ऐसे नहीं। अमेरिका ने अपना एजेंडा बनाया होगा पहले से। अमेरिका के साथ जब आप बातचीत करते हैं, उनकी अपनी लिस्ट होती है। सबसे ऊपर होगी जो WTO में आपने डंडा अड़ाया है, उनका जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आपने रोक दिया अपने फूड के ऊपर, उस पर वो आश्वासन मांगेंगे, आप उसको कब हटा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में बनाना तो ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्शनिस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेड चल रहा है, ग्लोबल ओपननेस चल रही है, मार्केट्स लिंक हो रही हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑलरेडी हैं बनी हुई। टेलीविज़न कहीं पे बन रहे हैं, कंप्यूटर कहीं पे बन रहे हैं। हम थोड़े पीछे रह गए इस चीज़ में, पीछे हैं। आज जो बड़े बड़े अमीर आदमी प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर कह रहे थे कि हाँ हिंदुस्तान में बनेगा, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, पिछले 5 साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनमें से ज़्यादा आदमियों ने बाहर जाके की है। क्यों की है? अगर वो भी सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में आसान नहीं है पैसा लगाना या वापस नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री को आश्वासन देना तो एक चीज़ है, तो आप अमेरिकन को कैसे समझाएंगे? वो कहेंगे आपके साथ जो आए हैं इनको पूछिए, ये तो आगे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिरला की सबसे इकोनॉमी ने झटके में हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स को मल्टीनेशनल बना दिया। वो मल्टीनेशनल इसलिए बन गए, वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमें मुश्किल है बिजनेस करनी, टैक्स वाला तंग करता है, 10 इंस्पेक्टर हैं, 500 आदमी और पैसे मांगे। समित पात्रा जी, ये एक सवाल है लोगों के जहन में कि वो कौन सी इकोनॉमी आप लेकर आ रहे हैं जिससे कि लगे कि हाँ ये देसी है और देसी मिजाज में जीना चाहता है और देश के लिए करना चाहता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय, अभी जापान में जाके प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से जो कहा वो एक सेंटेंस कि नो रेड टेपिज्म बट वील हैव रेड कारपेट वेलकम इन इंडिया, ये एक बहुत बड़ा एश्योरेंस होता है। जब खुद प्रधानमंत्री कहता है कि मैं आश्वासित करता हूं कि आप जिन घेरे में फंस जाते थे उन घेरों से मैं आपको खुद बाहर निकालूंगा और हम स्वागत करेंगे, ये एक बहुत, आज से पहले प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे हम ख्याल रखेंगे, मगर इतने एम्फैटिक तरीके से कोई नहीं कहता था। डबल टैक्स, ये टैक्सेशन रेट्रोग्रेड, देखिए पहले बजट में अभी तक आश्वासन सा दिया, लेकिन पहले बजट में ही रेट्रोग्रेड टैक्सेशन के ऊपर जिस प्रकार से वोडाफोन का एक पूरा विषय चला और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली खड़े होकर उसके ऊपर बहुत समय उन्होंने दिया, उन्होंने आश्वासित किया कि भविष्य में उसको हम हटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो कानूनन विषय है, मगर हम आपको आश्वासित करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री खुद एक मोहर लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न जो था बिजनेस के लिए वो हटता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस। हमारे पास खबर एक आ रही है 7 RCR से। अमिताभ, कितनी देर में मूव करेंगे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, प्रधानमंत्री निवास के सूत्र तो ये बताते हैं कि 4 बजे उनका डिपार्चर है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं विदेश जाकर सामरिक, आर्थिक और तमाम अपने स्टेचर को लेकर जो तमाम जो अटकलें चल रही हैं उसको और बड़ा करने की और तमाम जाने की तैयारियां पुरी हो चुकी हैं। और सुबह सुबह प्रसून उन्होंने अपने भाषण में कह दिया है कि लोकिस पॉलिसी तो अच्छी बात है, लेकिन वेल्थ ऑफ वेस्ट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी मेक इंडिया सफल होगा। तो जाहिर तौर पर ये 2 लाइनें ही काफ़ी चीज़ें उनका मतलब साफ कर देती हैं इस दौरे के बारे में। लवीना, एक सवाल यहाँ पर है, आप चूंकि लंदन में मौजूद हैं, क्या ब्रिटेन के निवेशक भी ऐसा कुछ मानते हैं जो पैसा लगाने को भारत में तैयार हों, या वहाँ पर क्या माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं पंजाब से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले गए और ख़ास तौर से बड़ी तादाद में तो हिंदुस्तानी वहाँ बसे हुए हैं इंग्लैंड में। सवाल है कि किस रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ पर देखा जा रहा है कि एक मार्केट के तौर पर पैसा लगाने की परिस्थिति बन चुकी है क्या हिंदुस्तान में? बिल्कुल, यहाँ जो जितने निवेश और बिजनेस फोरम्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सभी लोगों से हमने बातचीत करी है और उनसे एक ही चीज़ सामने आती है कि
उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जो जिस तरह के वादे कर रहे हैं उस पर उम्मीद है, उनको लगता है कि वाकई रेड टेप की जगह अब रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया जाएगा। अब सिर्फ और 3 डेलीगेशन यूके से जा चुके हैं। पहला जो सबसे बड़ा निक क्लेग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खुद एक ट्रेड डेलीगेशन लेके गए थे जिसके तहत काफी समझौते हुए हैं। अब उनको एक ही सिर्फ उनमें हिच है कि ये कहा तो गया है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से होना चाहिए। और अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये जो निवेश है, बायलैटरल ट्रेड का जो मामला है, वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल सभी में मोदी को लेकर एक ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और बहुत ज्यादा आतुरता है कि अब भारत के साथ बिजनेस किया जाए। वासुदेव जी, आप भी एक जिक्र कर रहे थे कि माहौल की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के भीतर क्या माहौल है। पॉजिटिव लंदन में हमारी रिपोर्टर बतला रही है पॉजिटिव हैं, जो जिक्र केसी सिंह साहब कर रहे हैं। क्या ये मैसेज दुनिया के सामने है कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है, ज़मीन में अंतर आ रहा है, ये मैसेज है या वही मैसेज है जो पुराना मैसेज था? या बातें ही बातें हैं? हाँ। मैसेज तो है, काफ़ी हद तक बातें हैं स्टेज पे, मगर उन बातों को कुछ बैकअप करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कुछ ठोस चेंजेस सिस्टम में भी हों। मगर ये जो दिक्कतें हैं, देखिए, जो इन्वेस्ट करेगा उसको करोड़ों रुपए लगाने हैं, वो आपकी बातों से या आपके आश्वासन से नहीं आएगा। उसको तो देखना है कि वास्तव में क्या आपने चेंज किया है, क्या मेरे लिए अब टैक्स पॉलिसी रिस्क कम है। देखिए, 2 हिस्टोरिक ब्लंडर हुए हैं, 2G वाला और कोयला गेट वाला। पॉलिसी गवर्नमेंट की इन्वेस्टर्स को, कोयला गेट की आपने बात कही, अब जो बुनियादी सोल्यूशन है उस पे तो बात प्रेजेंट गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोल ही एक अकेला सेक्टर है जो रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए, जो नेशनलाइज्ड है। आप क्यों नहीं, जैसे हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है, कोल सेक्टर में प्राइवेट माइनिंग क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? आपने एक छोटे तरीके से कोशिश की कि जो कैप्टिव यूज़ के लिए कोल माइनिंग करेगा, सीमेंट स्टील ये बनाने के लिए, उसको हम कोल ब्लॉक दे देंगे। मगर जो मर्चेंट माइनिंग कहलाई जाती है कि आप माइनिंग करें और बाज़ार में बेचें, वो तो केवल रिजर्व्ड है कोल इंडिया के लिए। और उसकी जो प्राइसिंग है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, उसमें कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं है। तो उसको तो आप पॉलिटिकल विजन का ये तो एड्रेस नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये जो विजन रहा कि 20 ईयर से नहीं, मैं एक चीज़ बता दूं, इन्वेस्टर क्या करे, मैं आपसे इन्वेस्टर आएगा कैसे? पिछली एनडीए गवर्नमेंट में क्योंकि मैं था तब से ये प्रपोजल पार्लियामेंट में पड़ा है कि कोल नेशनलाइजेशन एक्ट को विड्रॉ किया, और इसको जैसे बाकी सेक्टर्स आपने डिनेशनलाइज कर दी, इसको क्यों नहीं कर रहे? एक सबसे बड़ा अड़ंगा ये है, कोल सेक्टर से पावर सेक्टर जुड़ा है, पावर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है? ये 93 से सिलसिला शुरू हुआ, जो पहुँचते पहुँचते यहाँ 20-21 साल के बाद आप देख रहे हैं जो पोजीशन सामने आई है। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कमियाँ थी, और अगर ये कमी ना होती तो शायद ये पोजीशन, लेकिन कल जो एक सेटबैक हुआ, मैं उसको अमेरिका के मौजूदा दौरे से जोड़ रहा हूँ। और जो आज मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया, उसमें भी, उसके बाद भी मैंने देखा कि कुछ टीवी चैनल्स पर बहुत से जो निवेशक, जो निवेश करने वाले लोग हैं या जो पैसा लगाते हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा कंसर्न जाहिर किया है, इसलिए कि 4.4 लाख करोड़ का जो लॉस सीधा दिखाई दे रहा है इसकी वजह से। बैंकों को बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर नुकसान होने वाला है, और इसके नतीजे में 30,000 मेगावाट पावर जो है उसकी शॉर्टेज भी हो सकती है, कोल की फराहमी ना होने की वजह से। इस सफ़र के साथ अमेरिका भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, यहाँ भी गया है। हम ये क्या तो उपाय वही क्या बात है कि लोग कैसे तैयार होंगे, वही कह रहे, वही मेरा अगला इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद इनको मौका दीजिए। जुडिशियल रिस्क की परिभाषा कि अभी तक इन्वेस्टर के सरकार ने ये कहा है कि हमारे पास एक अल्टरनेट प्रोग्राम है, लेकिन उसका कोई खाका पेश नहीं किया, जो अभी केसी सिंह साहब कह रहे हैं। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, इस पे आप देखिए, जो कोल वाला विषय है, कल जो हमने देखा, जुडिशरी का फैसला देखा, हमने स्वागत भी किया उस फैसले का। पहला तो ये जुडिशरी का फैसला है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि एक सिल्वर लाइनिंग है क्लाउड के इर्द गिर्द। सिल्वर लाइनिंग इसलिए मैं कहूँगा कि पहला, आप देखिए, एक स्लेट को, एक नए स्लेट में पूरा विषय लिखा जाएगा। जो एक अविश्वास का माहौल बना हुआ था और सबके मन में डर था कि बहुत करप्शन हो रहा है और पॉलिसी कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड है, पॉलिसी
स्पष्ट नहीं है। तो सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ने देंगे, हम एक नए स्लेट से पुराने पिक्चर को भूलना चाहते हैं। आपको ध्यान हो मुकुल रोहतगी ने एकदम बाहर आते ही पहला विषय कहा कि ये सरकार पुराने पिक्चर को भूलना चाहती है, एक नए पिक्चर को प्रेजेंट करना चाहती है। तो मैं इसे सिल्वर लाइन की तरफ भी देखूंगा। इन्वेस्टर कहेगा कि हाँ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ही सरकार उतरी है, नए पॉलिसीज़ के साथ उतरी है, नया आदमी है, नया प्राइम मिनिस्टर है, नया विश्वास है। 10 वर्षों तक इरोजन ऑफ विश्वास रहा नहीं है। देखिए आप बच्चा सिल्वर जी, लाइन बच्चा कैसे जी, देखना मैं यहाँ चाहते एक बात हैं, कहूँगा हम इस पे आएंगे कि आप क्योंकि पहली बार इस देश में जनादेश एक ऐसा आया है। इससे पहले कई प्राइम मिनिस्टर थे जो विदेशी यात्रा पर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो जनादेश है वो पूरा हिंदुस्तान लग रहा है कि उनके पीछे आकर खड़ा हो गया है। इसीलिए क्या रेडिकल चेंज की ज़रूरत और विज़न जो होना चाहिए था वो है या नहीं है, और इसीलिए ऐसी यात्रा किसी रेडिकल चेंज की दिशा में जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी।